हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम क्या पढ़ रहे थे? कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया था, क्या होती है, कैसे निकालते हैं आयनिक सॉल्यूशंस की, हम कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूलेज होते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये सब हमने किया था। ठीक है, अब आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से अगर हम किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दें, डाइल्यूशन का मतलब होता है बच्चों उसमें हम पानी बढ़ा दें, ठीक है, कंसंट्रेशन कम कर दें, किसी भी तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने वाटर का पार्ट उसमें बढ़ा दिया, पानी बढ़ा दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तो उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो मैं आपको कंडक्टिविटी बता रही हूँ, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो बच्चों कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, इट विल डिक्रीज। ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ठीक है, जो कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है डाइल्यूशन करने से। ठीक है, डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। देखो बच्चों, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, कंडक्टिविटी जो कप्पा होती है, ये होता क्या है? कंडक्टिविटी होती है, आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। ठीक है, तो L हो गया आपका, लेंथ हो गई 1 मीटर, एरिया हो गया आपका 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो गया हमारा 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं, उन आयंस की कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं हम? इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने आयंस बन रहे हैं, वो आयंस जितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने सपोज़, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। हमने क्या किया, ये हमारे पास एक छोटा सा बीकर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास आयंस हैं, कोई भी आयंस हैं। ठीक है, और ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ये क्या है, 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम ले लिया हमने। ठीक है, ये इतना पोर्शन है जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। अब मान लीजिए इसमें इतने आयंस आ रहे हैं, ठीक है, 4 आयंस हमने यहाँ पे बना लिए, बाकी इधर आ रहे होंगे माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से बाहर आ रहे होंगे, लेकिन इस 1 मीटर वॉल्यूम क्यूब वॉल्यूम में इतने आयंस आ रहे हैं। तो इन आयंस की जो कंडक्टिविटी होगी बच्चों, वो जो कंडक्टेंस होगी, इन आयंस की जो कंडक्टेंस होगी, वो आपकी क्या है, वो कंडक्टिविटी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें डाइल्यूशन कर दिया, इसको पतला कर दिया, पानी मिला दिया इसमें, तो आपका ये कंटेनर थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ा दी आपने, तो ये लिक्विड पोर्शन बढ़ गया। अब ये जो आयंस होंगे ये थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये दूर दूर हो जाएंगे इस तरह से। और ये जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एरिया था, सपोज़ इसमें हमारे पास अब 2 ही आयन आ रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है डाइल्यूशन करने की वजह से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम में डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस कम हो गए ना। ठीक है, तो ये आयंस क्योंकि कम हो गए, इसलिए कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इसका रीज़न क्या हुआ, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट आएगा, हाउ डज कंडक्टिविटी वेरी विद द डाइल्यूशन। तो आप लिखेंगे कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये इसका आंसर आपको लिखना है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, सिंपल 1 नंबर रीजनिंग में ये क्वेश्चन आता है और उसका आंसर आपको सिर्फ यही लिखना है कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने से कम क्यों हो जाती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, डायग्राम बना के भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, अब आते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी पर, कि मोलर कंडक्टिविटी पर ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये तो छोटा सा था, इस पर एक ही ये रीजनिंग का क्वेश्चन आता है।
अब चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे, क्या इफेक्ट आता है डाइल्यूशन का। देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी में उल्टा होता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन करने से। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन के साथ ये बढ़ती है। क्यों बढ़ती है अभी हम देखेंगे। इसमें हम बेटा बढ़ती है ये तो हमें पता चल गया। इसको एक तो ये भी समझ सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी एक मोल आयंस से की, मतलब एक मोल कंसंट्रेशन के से जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे बढ़ेगी, लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी, यही होता है फॉर्मूला। कंडक्टिविटी को जब हम पर यूनिट कंसंट्रेशन निकालते हैं तब उसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। अब कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन बच्चों हमारी हम रख सकते हैं के, क्या है, के इज कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन के लिए रखा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, 1 मोल है, तो ये आ गया लैम्डा एम इज इक्वल टू आ गया बच्चों कप्पा इंटू वी, ठीक है। अब आप ये देखो, वॉल्यूम डाइल्यूशन करने का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है। डाइल्यूशन जब आप करेंगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी कम होती है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये डिक्रीज हो जाती है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है बच्चों। दोनों का आपको मैंने इफेक्ट बता दिया है। कंडक्टिविटी तो हमने देख लिया कि क्यों कम हो जाती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती क्यों है, इसको ऐसे समझ लीजिए। इसमें बेटा मोलर कंडक्टिविटी के लिए दोनों तरह से, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से वेरिएशन होता है। तो हम दोनों के लिए अलग अलग ही देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने। सपोज हमने ले लिया NaCl ले लिया, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, NaCl KCl आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। हमने NaCl ले लिया। अब हमने क्या किया, देखो जैसे ये एक हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा एक बीकर बनाया और इसमें हमने सोडियम क्लोराइड ले रखा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ले रखा है, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिए। यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है, इसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है बच्चों। इसमें सोडियम आयन्स हैं, यहाँ पर सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो इस तरह से ये आयन्स मौजूद हैं यहाँ इसमें, ठीक है बच्चों। ये आयन्स इसमें प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन अभी कम है, ठीक, सॉरी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डाइल्यूशन कम है, ठीक। अब क्या होगा, जब आप 2 इलेक्ट्रोड लगा रहे हो तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करेंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड कहाँ पर जाएगा, क्लोराइड बच्चों, क्लोराइड इस तरफ जाएगा, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा। ऐसे ही सोडियम कहाँ जाएगा, सोडियम इधर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इधर आएगा। तो आप ये देख रहे हो, क्योंकि डाइल्यूशन कम है, जगह कम है, स्पेस कम है जाने के लिए, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डाइल्यूशन कम है, तो आयन को मूवमेंट करने के लिए जगह कम मिल रही है, थोड़ी धक्का मुक्की हो सकती है ना। तो जाने में परेशानी होगी, आप ये देख रहे हो ना, मुश्किल से जा पाएंगे, जा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो सकती है, या ये कह लीजिए कि धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने एक बड़ा बीकर लेकर इसमें डाइल्यूशन कर दिया। हमने क्या किया, हमने, क्योंकि जो हम वेरिएशन देख रहे हैं वो हम किसके साथ देख रहे हैं, हम डाइल्यूशन के साथ ही देख रहे हैं। हमने डाइल्यूशन कर दिया, पानी मिला दिया, तो पानी से क्या हो गया, जो लेवल है वो बढ़ गया। अब क्या किया हमने, वही किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लगा दिया, ठीक। ये प्लस हो गया हमारा, ये माइनस हो गया हमारा। अब देखो ये सोडियम आयन है, ठीक है, ये क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन। अब आप देख रहे हो बच्चों, जो आयन्स हैं वो दूर दूर हो गए, तो उनके लिए जाना, मूवमेंट करना आसान हो गया, स्पेस मिल रहा है जाने के लिए। आप ये देख रहे हो, ये आसानी से मूव कर पाएंगे, ठीक है। क्लोराइड आयन आसानी से मूव कर पाएंगे, सोडियम आयन आसानी से मूव कर पाएंगे, ठीक। तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई, क्या बढ़ गया, आयन्स का मूवमेंट आसानी से हो पा रहा है। तो इसमें क्या चीज़ बढ़ गई बच्चों, इसमें आयनिक मोबिलिटी, आयनिक
मोबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। आप जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते चले जाओगे उतना ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आयंस का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मूवमेंट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लीजिए हमने ग्राफ प्लॉट किया रूट सी और मोलर कंडक्टिविटी में, ठीक है। रूट सी क्यों लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक। ये यहाँ से आप देखिए कंसंट्रेशन अगर हम कम कर रहे हैं, यहाँ से हम चलेंगे, कंसंट्रेशन कम करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ते 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 यहाँ पर मैक्सिमम हो गई है, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर कंसंट्रेशन मिनिमम हो गई है बच्चों और मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो गई है। कंसंट्रेशन तो लगभग कितनी हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो गई है। इस मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा m नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों। इसका नाम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या ये भी कह सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसी को हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मैक्सिमम। ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है, ये मिनिमम थी, ठीक है। मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी थी, लैम्डा m नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। और स्ट्रॉन्ग अब चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे वेरी करता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों क्या होता है, जब हम कंसंट्रेशन कम करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी होगा। तो यही देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। एक्वस सॉल्यूशन में डू नॉट डिसोशिएट, ये क्या होता है, डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली डिसोशिएट ये नहीं होता है बच्चों। जैसे अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3COOH, ये ले लिया हमने, ठीक है, CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया। और इसके मान लीजिए मैंने 100 मॉलिक्यूल ले लिए, तो 100 में से 40 या 30, ठीक है, 40 या 30 आयनाइज होंगे, बाकी के अनआयनाइज्ड पड़े रहेंगे। तो ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया, हमने एक बीकर में वही उसी तरीके से हम डायग्राम बना रहे हैं। हमने पहले कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखा हुआ है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स लगा दिए, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, इलेक्ट्रोलाइट हैं, यहाँ पर स्पेस कम होगा जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक, आयनिक मूवमेंट कम होगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया, तो इसको जाने में क्या होगा, स्पेस कम है, जाने में परेशानी होगी, ठीक है बच्चों। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, राइट। अब हमने क्या किया, अब हमने डाइल्यूशन कर दिया, तो डाइल्यूशन करेंगे तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, पानी का लेवल बढ़ गया, ठीक है बच्चों। 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक हमने प्लेट्स लगा दी। अब क्या देखोगे आप, आयंस थोड़े दूर दूर हो जाएंगे पहले की तरह ही, ठीक है। जैसे हमने देखा CH3COO-, ठीक, H पॉजिटिव, CH3COO-, H पॉजिटिव, CH3COO-। एक और चीज़ हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आयंस का नंबर भी थोड़ा सा बढ़ गया, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए। तो डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है बच्चों। आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ी, क्या बढ़ी, आयनिक मोबिलिटी तो स्पेस ज़्यादा होने से बढ़ेगी, ठीक है। एक तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई, इसलिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। दूसरी चीज़, इसमें नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है बच्चों। विद डाइल्यूशन जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है
अल्फा वो इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होता। जैसे मैंने बताया आपको 100 में से 40 मॉलिक्यूल ही डिसोशिएट हुए, लेकिन जब आपने उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो 20 मॉलिक्यूल और डिसोशिएट हो जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें दो रीजंस की वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। देखो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, इसमें भी हम ग्राफ बना लेते हैं, √C और लैम्डा m में हम ग्राफ बनाते हैं, तो इस तरीके का बच्चों ग्राफ आएगा। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आएगा। इसमें देखो ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी मोलर कंडक्टिविटी और कम की हमने, इतनी बड़ी और कम की और बढ़ गई और कम की और बढ़ गई। कितनी बढ़ रही है, स्टीपली बढ़ रही है, स्टीपली बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। तो ज़्यादा जो बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है बच्चों, वो बढ़ रही है क्योंकि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ रहा है, उस वजह से इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने नंबर ऑफ आयंस की बात इसलिए नहीं की क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पहले ही कंप्लीटली डिसोशिएटेड हो जाता है। ये आपने 50 मॉलिक्यूल लिए थे तो 50 के 50 यहीं पर आयनाइज हो गए, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें केवल आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, उस वजह से इसमें इंक्रीज आता है। तो इसमें जो इंक्रीज आता है वो थोड़ा स्लोली आता है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m इंक्रीजेस, ठीक है, लैम्डा m इंक्रीजेस स्लोली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, सॉरी वीक नहीं स्ट्रॉन्ग आएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग आएगा, यहाँ पर पूरा ही दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ, लैम्डा m इंक्रीजेस स्लोली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया KCl का। ठीक है, तो इसके लिए धीरे धीरे बढ़ता है। उसका रीज़न क्या है कि वो कम्प्लीटली आयनाइज स्टार्टिंग में ही हो जाता है। केवल डाइल्यूशन करने से किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, आयनिक मोबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, एक और चीज़, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्टीपली बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा m इंक्रीजेस स्टीपली विद डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन के साथ ये स्टीपली मतलब ज़्यादा बढ़ती है। बिकॉज, क्यों ज़्यादा बढ़ती है, रीजनिंग क्या है इसका, रीजनिंग का आंसर इसका होगा बिकॉज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक और चीज़, जो अभी हमने लैम्डा m नॉट की बात की, लैम्डा m नॉट क्या होता है, लैम्डा m नॉट होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालनी है तो आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं। आपने ग्राफ को देखा, यहाँ पे 0 पर ये मिल गया, तो ये जो वैल्यू हो गई ये लैम्डा m नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये आप निकाल सकते हो, ग्राफ से निकाल सकते हो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ी ना निकाल सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ये देखो, आप इसको ग्राफ 0 पे नहीं मिला सकते, आप इसको बढ़ाओगे तो ऊपर बढ़ती चली जाएगी, पैरेलल होता चला जाएगा, लेकिन ये इसको कभी मिलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब नहीं निकाल सकते, ग्राफ से नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक लॉ हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। उस लॉ को हम कहते हैं कुलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है बच्चों, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये एक लॉ होता है।
इसकी हेल्प से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम इसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से हम निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। पहले तो ये लॉ पढ़ लेते हैं, लॉ होता क्या है। लॉ ये कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है? इज इक्वल टू द सम ऑफ, इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगी, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये लॉ ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो उसके कैटायन और एनायन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उसके प्लस के बराबर होगी, ठीक है। जैसे देखो NaCl है, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट अगर है, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है ये। अगर हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl के लिए नॉट लगाएंगे क्योंकि लिमिटिंग निकाल रहे हैं, ठीक। तो कैसे निकलेगी? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी कि जो कैटायन की है, सोडियम आयन की है और जो क्लोराइड आयन की है, उन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। अगर आयन एक से ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए K2SO4 है या BaCl2 है, BaCl2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, BaCl2 हमने ले लिया, BaCl2, ठीक। इसका जब आप आयनाइजेशन करोगे तो ये बना बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन बने बच्चों। इसके लिए आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे बेरियम क्लोराइड के लिए, कैसे निकालोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस नंबर ऑफ आयन से उसकी मोलर कंडक्टिविटी को बच्चों मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्लोराइड आयन 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो जितने भी आयन्स प्रोड्यूस होते हैं उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा लॉ। अब लॉ को एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको लॉ समझ में आएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका होता है कुलरॉश लॉस, ठीक है। तो कुलरॉश लॉ से, ये तो एग्जाम्पल मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिख दिए, लेकिन वीक की भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ, कैसे निकालते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड NaAC। NaAC क्या है? सोडियम एसीटेट, ठीक है। इनके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा है HAC। HAC का मतलब है बच्चों एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको आप लिख लीजिए। जैसे NaCl को ब्रेक करोगे तो इस तरह से लिखोगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे लिखोगे सम करके, ठीक है, इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 126.4। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है बच्चों। ऐसे ही HCl के लिए निकाल लीजिए, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू कितना है? 425.9, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में आपको दिया हुआ है NaAC, यानी कि लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम आयन और लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है। एसीटेट आयन हो गया, ये वैल्यू आपको दी हुई है 91, ये इक्वेशन 3 हो गई। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, इसको पिंक कलर से चलो लिख लेते हैं। ये आ जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC
एसीटेट आयन, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उनको प्लस करके माइनस करके कुछ भी करके ये वाली इक्वेशन लेकर आनी है। ठीक है, H पॉजिटिव एसीटेट आयन, H पॉजिटिव किस में है, H पॉजिटिव हमारे पास सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा सेकंड इक्वेशन में, और एसीटेट किस में लिखा हुआ है, एसीटेट थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है। इन दोनों का हमें प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को और 3 को प्लस कर देंगे और इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यही करते हैं, इक्वेशन 2 प्लस 3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 प्लस 3, ये आपको देखना पड़ेगा अपने आप, किसे हम प्लस करें किसे हम माइनस करें। इन दोनों को प्लस करते हैं, इसे माइनस करते हैं। अब ये प्लस करके लिख लेते हैं हम। देखो, पहले मैं इक्वेशन 1 लिख रही हूँ, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। मैंने इक्वेशन 1 का लिख दिया, RHS लिख दिया, सॉरी LHS लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं लिख रही हूँ आपके लिए प्लस ये वाली इक्वेशन लिख रही हूँ, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC नेगेटिव। ये मैंने इक्वेशन 2 और 3 को प्लस करके लिख दिया। अब इसे माइनस करके लिख देते हैं बच्चों, माइनस करके लिख देते हैं, माइनस ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम आयन, माइनस जब आप माइनस कर रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा नॉट ऑफ क्लोराइड आयन। अब यही चीज़ आप इनके साथ करेंगे, वैल्यूज़ के साथ, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 425, जब RHS को करेंगे आप 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4। अब आप ये देख लो कि सॉल्व करके जो आपको चाहिए था वो आपके पास आ रहा है या नहीं। देखो, सोडियम आयन ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्लोराइड आयन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, बचा H पॉजिटिव प्लस एसीटेट नेगेटिव। यही आपको चाहिए, इनका प्लस ही आपको चाहिए। ये आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी यूनिट लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाल ली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने कैलकुलेट की। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस पर आ सकते हैं कोलरॉश लॉ पर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हमने लॉ पढ़ा कोलरॉश लॉ बच्चों, इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी आते हैं और कुछ और भी फार्मूलेज आते हैं, वो आप यहाँ पर साइड में लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने देखा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, इन फार्मूलेज को नोट करिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए क्या फार्मूला है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फ़ा निकालने के लिए फार्मूला होता है C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये आपने 11th में सीखा है बच्चों। ये दो फार्मूले और नोट करिए। Ka क्या है यहाँ पर, Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और अल्फ़ा तो आप जानते हैं क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो ये दो फार्मूलेज और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड आपको और करा देती हूँ। यहाँ पर देखो, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m एसिटिक एसिड इज 7.896। कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा दे रखा है आपको 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी गिवन है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। एक तो आपको लैम्डा एम निकालना है। ठीक है, इफ़ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5, लैम्डा एम नॉट आपको दिया हुआ है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यूज़ गिवन है। और क्या पूछा है, व्हाट इज़ इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka भी आपसे पूछा है। दो चीज़ें आपको निकालनी है, लैम्डा एम निकालना है और Ka निकालना है। तो बच्चों, लैम्डा एम निकालने के लिए सबसे पहले लैम्डा एम निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ये फार्मूला आपने सीखा है। कप्पा आपको गिवन है, कप्पा कितना दिया हुआ है, 7.896 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन सी। कंसनट्रेशन हमें दे रखी है 0.00241। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा एम आ गया। फिर Ka पूछा है तो Ka के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा अल्फ़ा। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है बच्चों, लैम्डा एम आप यहाँ से निकालेंगे, जो वैल्यू आप यहाँ निकालेंगे वो आप यहाँ रखेंगे। लैम्डा एम नॉट आपको गिवन है 390.5, इसे रखेंगे। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी वैल्यू अल्फ़ा की।
ठीक है। जब अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा फिर आप के ए इज इक्वल टू निकालेंगे सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सी आपके पास है, सी ये दिया हुआ है आपको, अल्फ़ा आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, अब आप के ए कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इस पर आते हैं, ठीक है। कोलरॉश लॉ के न्यूमेरिकल्स हो गए, ये भी हो गए। अब इसके एक एप्लीकेशंस भी पूछ लेते हैं कि कोलरॉश लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो बच्चों एप्लीकेशंस मैं बता देती हूँ आपको। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक तो आप फर्स्ट तो एप्लीकेशन क्या है, वी कैन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप इससे, वी कैन कैलकुलेट, आपने न्यूमेरिकल की है अभी देखो, वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, इससे लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। और सेकंड हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ये दो चीज़ें भी हम उसकी हेल्प से फिर निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें मुझे बतानी थी वो सब मैंने आपको बता दी है। मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को देख के सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम करेंगे एक वीडियो में। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और उसके बाद बैटरीज, यानी कि 2 लेक्चर और अभी इस वीडियो के बाद आएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।